हाँ जी, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपको कैपिटल बजटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, जिसमें हमने आपको सिखाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। आज की क्लास में हम पहले उसी कैश फ्लो की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम उसके बाद आपको उसमें नई जो बातें बतानी है वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ शुरू हो जाएंगे नोट करना। आइए जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, जल्दी से बताएं। हमने ये सीखा था कि कैपिटल बजटिंग के लिए हमें कैश फ्लोज ढूंढने पड़ेंगे। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, हमें कैश फ्लोज ढूंढने होंगे। तो मुझे जल्दी से बताइए कितने तरीके के कैश फ्लो मैंने आपको सिखाए थे। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था इनिशियल कैश आउटफ्लो। और मैं आपको बता दूं बेटे कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यहां पर कभी भी गलती करोगे। तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये जनरली बहुत आसान रहता है और बच्चे यहां पर गलती नहीं करते हैं। बच्चे खुश हो गए ये वाली बात सुन के कि चलो। दूसरा आ जाएगा सब्सीक्वेंट एनुअल कैश इनफ्लोज, जिसे हम प्यार से CFAT बुलाया करेंगे। तो बच्चे तो जो है ना भूल जाते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए ये पुराने वाली लास्ट क्लास की शीट संभाल कर रख रखी है। लो, अब आप कैसे कहोगे कि हम भूल गए। हमने आपको बताया था कि एक तो हम निकालते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये जो इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है, ये होता है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली जो हमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। देखो, मैंने तब भी बताया था कि यह काम जनरली आसान होता है। इसमें हम कॉस्ट ऑफ द मशीन लेते हैं, क्योंकि हमें मशीन के पैसे अक्सर पहले ही देने पड़ते हैं। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ता है, फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बंदूक चाहिए तो भाई बंदूक के साथ गोली भी चाहिए। सर कौन कौन से खतरनाक एग्जाम्पल देते हो, अच्छे एग्जाम्पल दो। मैं कहा मान लीजिए आपने एक ट्रक परचेज किया है, ट्रांसपोर्टर का बिजनेस आप करना चाहते हो, तो उसके अंदर डीजल चाहिए। या आपने कोई मशीनरी अगर लगाई है तो फिर मशीनरी के लिए आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी वर्किंग कैपिटल होती है। आपने सोचा कि चलो घर में एक मशीन लगाते हैं, पापा 5 लाख की मशीन आएगी, 5 लाख दे दो। तो भाई मशीन में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल के लिए भी तो पैसे चाहिए ना आपको। और अगर रॉ मटेरियल के पैसे आपने ले लिए पिताजी से, तो जब प्रोडक्शन करोगे तो वो प्रोडक्शन उधार बिकती है। कस्टमर कहता है जी ऐसा माल दे दो, पैसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद ले लेना, तो 2-3 महीने तक हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है। इस तरह की बातें होती हैं जो कि हम धीरे धीरे आपके साथ करेंगे। ठीक है सर, तो ये हमें शुरू में ये पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर हमारे पास पहले से कोई मशीन हो, पुरानी मशीन हो, उसे हम सेल कर देंगे। इसमें मैंने एसी का एग्जांपल दिया था कि जनरली लोग घरों में देखते हैं, जब हम नया एसी परचेज करते हैं तो पुराना एसी उसको कहते हैं कि इसके पैसे काट लेना। ठीक है, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन तो बहुत जेनरस हो चुकी है। वो जब कोई पुराना सामान देती है तो उसके पैसे ही नहीं मांगती। बेटे आपका अधिकार है, सीख लो। जब भी कोई नई चीज लेने जाओ, दुकानदार से पूछना कि भाई मेरी पुरानी चीज के कितने पैसे देगा। अगर वो कहे नहीं दूंगा तो बोलो हमें आपसे फिर सामान भी मत लेना, नहीं लेने हैं हमने आपसे, क्योंकि हम तो अब फाइनेंस पढ़ चुके हैं और ये हमारा अधिकार है। बहुत सारी जगहों में आपको कुछ ना कुछ प्राइस मिलता है। फिर हमने एक बात आपको और बताई थी कि जो पुराना एसेट आप बेच रहे हो उसकी बुक वैल्यू और सेल वैल्यू डिफरेंट होती है। उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना पड़ता है, तो गेन हुआ तो उसके ऊपर टैक्स को हम आउटफ्लो मान के चलते हैं। तो ये मेरे आउटफ्लोज थे, आउटफ्लो और आउटफ्लो प्लस हो गया।
अगर आपको नुकसान हो गया, तो हमने आपको बताया था नुकसान हो गया तो फिर आपके बिजनेस की कोई और इनकम होगी, ये उसे कम कर देगा और आपका टैक्स का आउटले कम कर देगा। तो ये हमारे लिए इनफ्लो का काम करता है। ये बातें समझने में बच्चों को थोड़ा थोड़ा समय लग जाएगा। चलिए जी, अब हमने सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज आपको बताए थे। फिर इसमें ना मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज ही हैं जो कि बेटे इस चैप्टर में मेनली आपको सीखने हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। बेसिकली यही आपको सीखना है कि ये दो तरीके के होते हैं। वन इज कॉल्ड एन्युटी एंड वन आर कॉल्ड नॉन एन्युटी। दोनों का मेथड ऑफ कैलकुलेशन सेम है। मेथड कहो या मैनर ऑफ कैलकुलेशन इज सेम। दोनों का कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, दोनों ही केस में हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं। तरीका हमारे पास यही है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हो तो फिर इससे पहले हम लोग सेल्स से भी शुरू करते थे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ये हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हो जाता था। ये मोस्ट पॉपुलर तरीका है। बाकी इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसी को फॉलो करते हैं। एन्युटी और नॉन एन्युटी में क्या डिफरेंस होता है कि एन्युटी में हम लोग क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि एवरी ईयर दिस इज सेम। नॉन एन्युटी में क्या होता है, हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 हर एक ईयर का ना हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर एक ईयर का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अलग अलग आएगा। ये वाली बात भी हमने आपको ना कल बताई थी कि हमारे जो CFAT होंगे वो या नॉन एन्युटी होंगे या एन्युटी होंगे। अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो हर साल के एंड में जो हमें मिल रहे हैं वो अलग अलग हैं, तो वो नॉन एन्युटी हैं। तो नॉन एन्युटी के केस में मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 हर साल का अलग अलग कैश फ्लो निकालना पड़ता है। अभी फिर करके दिखाएंगे, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर साल का कैश फ्लो सेम ही आने वाला है तो फिर हम एक ही बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, ये दोनों की दोनों बातें मैंने आपको बताई थी और यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम ये मान के चलते हैं, ये जो सब्सीक्वेंट कैश फ्लो हमें मिल रहे हैं ये ईयर के एंड में मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और थर्ड पार्ट था हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। थर्ड था हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट एंड कर जाएगा तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक ऑटो ड्राइवर ने सोचा हम कैब खरीद लेते हैं। तो आज तो कैब खरीद ली, लेकिन वो कैब कभी 10 सालों के बाद जब पुरानी हो जाएगी, आप अपना बिजनेस बंद करना चाहोगे या आप उस कैब को बेचोगे, तो बेचकर जो मिलेगा ना वो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल कैश फ्लो। अब बच्चे बता रहे हैं सर कहां बेचना, cars24.com सबसे अच्छा प्राइस देता है। चलो आजकल बहुत सारी खुल गई है ना, OLX पे डाल दो, Cars24 पे डाल दो, बकरा, एक बकरा वाली भी ऐड देते हैं कि हमारे पास प्राइस चेक कर लो, ऑरेंज बुक वैल्यू, है ना। तो वो आपने एंड में जो लेना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होता ये भी बहुत इजी है, लेकिन यहां पर बच्चा एक गलती करता है, तो इसलिए आपको रिवाइज करा देते हैं कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे जो आपको कैश फ्लो मिलेगा उसमें जो एसेट और इंस्टॉलेशन है इन दोनों के बदले में स्क्रैप वैल्यू मिलेगी,
एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो आपने डाली होगी थ्रू आउट द लाइफ, जितनी भी डाली होगी फुल वैल्यू पर यहां पर वापस आएगी। बोलो क्यों? मशीन डेप्रिशिएट होकर के कम वैल्यू पर आएगी, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ये पूरी की पूरी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये आपकी मशीन यहां पर सेल होगी तो वहां पर भी उसके सेल होने पर प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, वो आउटफ्लो हो जाएगा। अगर गेन हुआ है तो उसका टैक्स आउटफ्लो माना जाएगा, लॉस हुआ है तो उसका टैक्स इनफ्लो माना जाएगा। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, और फिर हम आपको आज की नई बातें इसके बाद ही बता पाएंगे। चलिए जी, ये हमने आपको बताया था। आइए हम पहले इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सर आज हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? चलिए जी, पहले तो हम जो पुराना सीख चुके हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए, और मुझे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3.1 नजर आ रही है। चलिए जी, इस इलस्ट्रेशन को रीड करते हैं। RST Limited is planning to install a new machine costing rupees 15 lakh with a salvage value of 1 lakh after 5 years of life. इस लाइन से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इनिशियली पैसे लगाने होंगे और ये 5 सालों के बाद 1 लाख रुपीस मिलेगा। तो ये इनिशियल कैश आउटफ्लो है जो मुझे देना है, और ये मुझे 5 सालों के बाद मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो ये इनिशियल आउटफ्लो है, ये टर्मिनल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एनुअल प्रोडक्शन, अब जो प्रोडक्शन करोगे, हमें कोई स्टॉक दिया नहीं है तो इसका मतलब ये मेरी एनुअल सेल्स भी होगी, तो ये हमें एनुअल सेल्स दी हुई है। 1 लाख यूनिट फॉर द फर्स्ट ईयर, यूनिट में इंफॉर्मेशन दी है। एंड टू इंक्रीज बाय 10,000 यूनिट्स पर एनम ओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। पहले साल ये है, फिर हर साल 10,000 रुपीज इंक्रीमेंट होता जाएगा। सेलिंग प्राइस यहां लिखा है 15 रुपीज पर यूनिट, नीचे सॉल्यूशन में 16 रुपीज पर यूनिट है, तो हमने इसे 16 रुपीज पर यूनिट लेके बनाना है। हम ये मान लेते हैं कि यहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यही आसान है। अगर इसे 15 करूंगा तो यहां बहुत सारे काटापीटी होंगे। खैर, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर लिखा है वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ लो। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपीस पर एनम, तो यहां पर अब मेरी टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिलाकर बनेगी। फिर टैक्स रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है WDV मेथड पर 20%। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आप क्या सीखे, फाइंड आउट इनिशियल सब्सिक्वेंट टर्मिनल कैश फ्लो फ्रॉम द मशीन, ये निकाल के आपको दिखाना है। चलिए जी, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये भी भला कोई क्वेश्चन हुआ, इतना आसान सा क्वेश्चन दिया है, कहने की बात नहीं है। जिन्हें नहीं दिख रहा उन्हें भी जल्दी दिख जाएगा कि ये इतना आसान आखिरकार क्यों है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3.1 RP रुस्तगी, पेज नंबर है मेरी बुक का 49। बताइए जी, सबसे पहले क्या निकाला जाए? तो ऐसा करो सर, सबसे पहले आप हमें इनिशियल कैश आउटफ्लो निकाल के सिखाइए। लीजिए, इनिशियल कैश आउटफ्लो में हम पहले ये मान के चलते हैं कि हमें पूरा का पूरा परचेज प्राइस देना होगा, परचेज प्राइस ऑफ मशीन, जो कि हमें दिया है 15 लाख। अब जो क्वेश्चन में नहीं दिया वो भी रिकॉल करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाओगे, आगे चल के कहोगे अच्छा सर ये भी आता था, बताओ और क्या क्या आता था। सर इंस्टॉलेशन, कोई फ्रेट, कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ भी दिया होता वो सारा का सारा मैं यहां पर जोड़ देता।
क्या इतना ही जोड़ता? नहीं सर, हम ये भी देखते हैं कि क्या मेरे पास कोई पुराना मशीन था जिसे मैं सेल कर रहा हूं, जिसके बदले में मैं ये ले रहा हूं, तो फिर मैं उसका स्क्रैप वैल्यू भी यहां पर लेता। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इफ एनी, तो ये भी नहीं है सर। फिर क्या हो सकता था? अब देखते सर, ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू में अगर डिफरेंस होता तो उसका टैक्स इफेक्ट लेना पड़ता। मान लीजिए हमारी पुरानी बुक्स, मशीन बुक्स में 1 लाख की थी, लेकिन सेल 1,20,000 में हो गई, तो 20,000 के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता, तो वो मेरा आउटफ्लो हो जाता। तो अगर मेरा गेन होता तो आउटफ्लो हो जाता, अगर मेरा लॉस होता तो वो मेरा इनफ्लो हो जाता। ये लेने के बाद में जो आता है वो मेरा कहलाता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये तीनों बातें मैंने सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए दी थी, बाकी इस क्वेश्चन में इसे दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ये फैक्टर दिए होंगे तब हम दिखा देंगे, जब नहीं दिए होंगे तब हम छोड़ देंगे, ठीक। अब सर हमने निकालना है सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज, जो कि जनरली इनफ्लो होते हैं, और हम जब भी कैश फ्लो निकालते हैं हम आफ्टर टैक्स निकालते हैं। तो इसका नाम, पॉपुलर नेम है CF80। CF80 के अंदर सबसे पहले तो मुझे यह जानना पड़ता है कि मेरा कैश नॉन एन्यूटी होगा या एन्यूटी होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर नॉन एन्यूटी होगा तो मैं ईयर वाइज सेपरेट सेपरेट निकालूंगा, एन्यूटी होगा तो सिंगल निकालूंगा। सर नॉन एन्यूटी कैसे पता चलता है, यह भी बड़ी समस्या है। देखो जी, नॉन एन्युटी पता चलता है अगर आपकी सेल्स हर साल की डिफरेंट है। इफ फॉलोइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर चेंजिंग एवरी ईयर। अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कि इनमें से कोई फैक्टर जो है हर साल चेंज हो रहा है, तो फिर मेरे कैश फ्लो नॉन एन्युटी होंगे। जैसे कि सेल्स, जैसे कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि मेरा डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ये मेरे हर साल के अलग अलग होंगे, अगर ये हर साल के अलग अलग होंगे तो इनसे रिजल्टेंट कैश फ्लो भी अलग अलग होंगे, नॉन एन्युटी होंगे। और अगर ये सब सेम है तो फिर एन्युटी होंगे, सिंगल कॉलम से मेरा काम चल जाएगा। मुझे बताइए, जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 3.1, क्या इसमें ये सभी फैक्टर कांस्टेंट है या चेंजिंग है? सभी चेंजिंग है सर। सेल्स के यूनिट बदल रहे हैं, तो सेल्स के यूनिट बदलेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू बदलेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। यूनिट बदलेंगे तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी हर साल अलग अलग ही होगी। डेप्रिसिएशन का मेथड WDV दिया हुआ है, अगर SLM होता तो सेम होता। तो यहां पर एक से ज्यादा फैक्टर बदल रहे हैं, और मैं कह रहा हूं एक भी फैक्टर बदल रहा होता तो ये कैश फ्लो सारे के सारे क्या हो जाते? नॉन एन्युटी हो जाते। ठीक है सर, तो इसका मतलब यहां पर नॉन एन्युटी बनेगा, और नॉन एन्युटी बनेगा तो मुझे ईयर वाइज काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मैंने ये कंसेप्ट लिखना नहीं है, बस समझना है कि मेरे ये नॉन एन्युटी बनने वाले हैं, और नॉन एन्युटी बनने वाले हैं तो मुझे ईयर वाइज काम करना पड़ेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सबसे पहले लूंगा सेल्स। सेल्स के लिए यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं यूनिट्स। फर्स्ट ईयर के यूनिट्स हैं 1 लाख, नेक्स्ट ईयर में 10,000 इंक्रीज कर दो, नेक्स्ट ईयर फिर इंक्रीज कर दो,
फिर से इंक्रीज कर दो और फिर से इंक्रीज कर दो। ठीक है, ये पहले मैंने ऊपर यूनिट्स लिख लिए। अब नीचे लिख लेता हूं सेल्स वैल्यू, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। और हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस था 16 रुपीज, तो पहला हो गया 16 लाख, दूसरा हो गया 17 लाख 60,000, 1,20,000 इंटू 16, 19,20,000, 1,30,000 इंटू 16 रुपीज, 20,80,000। चलो जल्दी से मुझे लास्ट वाला बताओ सर, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो हमसे पहले। 22,40,000। सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, जो कि हमारी 10 रुपीज पर यूनिट थी। तो ये यूनिट्स हैं, ये 10 रुपीज है, तो ये हो गई 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। माइनस फिक्स कॉस्ट, ये हमारी हर साल की सेम है, 2 लाख रुपीज। और वैसे भी फिक्स कॉस्ट का मतलब हमें पता है कि जो हर साल सेम कॉस्ट करती है उसे हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। किसी क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया होगा, किसी क्वेश्चन में हमें अलग अलग ऐसे दिया होगा। चलिए, अब हमें फिगर मिल गई प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में 16 माइनस 12, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 4 लाख। उसके बाद यहां आ जाएगा 60,000, 11 and 2 13, 4,60,000। फिर आ जाएगा हमारे पास 20,000, 5,20,000। ठीक है सर। सिमिलरली यहां से यहां 60,000 बढ़ गया, यहां से यहां 60,000 बढ़ गया, तो यहां से यहां भी 60 बढ़ेगा और यहां से यहां भी 60 बढ़ेगा। फिर भी 2080 में से 15 लाख माइनस किया 580। मैं फिर भी कैलकुलेट कर रहा हूं, शॉर्टकट नहीं लगा रहा। आप भी समझ लो, मुझे तो पता है, लेकिन अभी आपको टाइम लगेगा समझने में। ये शॉर्टकट ऐसे नहीं लगते। चलिए सर, कोई बात नहीं, ये हो गया 6,40,000। हमारी बुक ने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन निकालना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मुझे पता है कि ये जरूरी है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ये दे दिया जाएगा। ठीक है सर। अब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन। और मेरी परेशानी यह है कि डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड पर आया है, तो इस पर एक नोट लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड। अब जब भी डब्ल्यूडीवी मेथड पर डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में अलग अलग होता है, इसलिए बच्चे को इसमें परेशानी होगी। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, कि इस काम के लिए क्यों ना हम एसेट का अकाउंट बना लें। तरीका नंबर 2, हम इसके लिए क्यों ना कोई वर्किंग नोट बना लें। अब पहला पार्ट मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो ना कि एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं। फटाफट खींचा, वहां डेबिट किया, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी, ब्रॉट डाउन डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी। दूसरा, हम वर्किंग नोट बना लें। अब वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे कॉस्ट, फिर उस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, फिर उस पे आएगा डब्ल्यूडीवी, जैसे हम अकाउंट में बनाते हैं। ईयर वन में कॉस्ट लिखेंगे 15 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट था 20%, तो पहला वाला डेप्रिसिएशन आएगा 20%। डब्ल्यूडीवी मेथड में पहला डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट के ऊपर ही निकलता है। कितना हुआ? 3 लाख। डब्ल्यूडीवी 12 लाख।
फिर जो दूसरा डेप्रिसिएशन निकलेगा वो निकलेगा WDV वैल्यू के ऊपर, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, फिर इसके ऊपर 20% निकलेगा 240, ये वैल्यू आएगी 960। अब मुझे बताइए थर्ड ईयर का कैसे निकालोगे? सर पहले ये लास्ट वाली फिगर ब्रॉड डाउन बनेगी, इस पे 20% डेप्रिसिएशन निकलेगा 1,92,000, 7,68,000। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में जाएंगे तो फोर्थ ईयर के अंदर ऐसे ही 768, उसका 20% 153,600 और वैल्यू आएगी 6,14,400। और फिर नेक्स्ट ईयर जो हमारा लास्ट ईयर होगा उस साल में 1,22,880, ये वैल्यू आएगी 4,91,520। ये हमारी WDV आएगी फिफ्थ ईयर के एंड में। इसकी भी खास इंपॉर्टेंस है, आगे चल के जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, एक और मेथड है, मेथड नंबर 3। WDV में डेप्रिसिएशन निकालने का मेरे पास एक और मेथड है, एक और स्मार्ट तरीका है, जो कि कहता है कि कैलकुलेट फर्स्ट डेप्रिसिएशन। पहला डेप्रिसिएशन निकाल लो, और पहला डेप्रिसिएशन क्या होगा? कॉस्ट इनटू रेट। इस क्वेश्चन में कॉस्ट थी 15 लाख, रेट था 20%, तो पहला वाला डेप्रिसिएशन निकाल लिया 3 लाख। सर समझ में आ गया? देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो होगा उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए लास्ट डेप्रिसिएशन जो आया था उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। जैसे कि देखिए, लास्ट डेप्रिसिएशन देख लेंगे, अगले साल का जो डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो अगले साल का डेप्रिसिएशन होगा लास्ट डेप्रिसिएशन इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, तो इसका सिंपल सा मतलब है क्योंकि ये 20% है तो हमारे केस में लास्ट डेप्रिसिएशन का 80% जो होगा वो अगला डेप्रिसिएशन होगा। ये भी आप सिंपल मैथमेटिक्स से चेक कर सकते हो। देखते हैं, पहला डेप्रिसिएशन कितना था? 3 लाख, ये आपको निकालना पड़ेगा 3 लाख। अगला डेप्रिसिएशन क्या होगा? इस डेप्रिसिएशन का 80% इंटू 80%, देखिए 240। उसका अगला डेप्रिसिएशन क्या होगा? इसका 80%, तो इंटू 80% 192। चेक कर सकते हैं आप। फोर्थ डेप्रिसिएशन क्या होगा? इसका 80% 153,600, और उसके बाद इंटू 80%। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हमारे गिवन केस में ये डेप्रिसिएशन का रेट 30% होता तो फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकालते? लास्ट डेप्रिसिएशन इंटू 100 माइनस 30, 70%। हाँ, यानी ये फॉर्मूला याद कर लेना अगर शॉर्टकट लगाना हो, नहीं तो इस तरीके से बना लेना। एसेट अकाउंट बनाने में ज्यादा समय लगता है तो उसको अवॉइड कर देना। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ गए। तो हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर पहला वाला डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे 3 लाख। दूसरा डेप्रिसिएशन होगा इसका 80%, तो 2,40,000। फिर इसका 80% 1,92,000। फिर उसका 80%
153,600, फिर उसका 80% 122,800 लीजिए। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तो सिर्फ डेप्रिशिएशन हटाया ना, बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स हो गया 1 लाख, ये हो गया 2,20,000, 8,000, 11 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3,28,000, ये हो गया 400, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 4, और ये हो गया 200, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 2 1, 5,17,120, नहीं 200। डेप्रिसिएशन मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये है 880 और ये हो गया 120, आई एम सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब यहां पर सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। आप चाहो तो टैक्स निकाल लो, टैक्स माइनस करके सीधा निकाल लो, मगर मैंने यहां पर एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। अच्छा सर क्यों शॉर्ट करते हो, हम नादान बच्चे हैं, हमारे से गलती हो जाएगी। चलो 30%, 30,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लो 3 लाख, और फिर आपको मिल जाएगा CFAT 3,70,000। चलिए जी अगला देखते हैं। 2,20,000 का 30%, ये हो गया 66,000। तो 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 6 5, 154। डेप्रिशिएशन का अमाउंट था 2,40,000, ये हो गया 4 5 एंड 4 9, 394। ठीक है सर, इसका 30% निकालना पड़ेगा। 3,28,000 इंटू 0.3, 98,400, और माइनस करके आ गया 229,600। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, आपको चाहिए तो वीडियो रोक करके आप कैलकुलेशन करते रहो, मुझे मत रोको। 1,92,000, तो ये हो गया सर 600, 9 इंटू 11, 4,21,600। अच्छा जी इसको चेक करते हैं। 426,400 इंटू 0.3, 1,27,920 माइनस इज इक्वल टू 298,480, 298,480, डेप्रिसिएशन 153,600, 4,52,080। लास्ट वाला चेक करते हैं। 5,17,120 इंटू 0.3, 155, 136, 361, 984 प्लस 122,880, 4,84,864। बताइए ये नॉन एन्युटी थे या एन्युटी थे? बोलिए सर ये थे नॉन एन्युटी। चलिए जी अब हमने नंबर 1 इनिशियल कैश आउटफ्लो निकाला, नंबर 2 सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो भी निकाला, और नंबर 3 अब हमने निकालना है टर्मिनल कैश इनफ्लो। और कई बार ना बुक्स में ये टर्मिनल कैश इनफ्लो इसके साथ जोड़ के दिखा दिया जाता है, लेकिन मैं अलग अलग आपको निकालना सिखा रहा हूं।
टर्मिनल कैश फ्लो में पहले तो आता है सेल प्राइस ऑफ एसेट। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 1 लाख। परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन इन दोनों के बदले में सेल हुआ तो सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में होती तो पूरी की पूरी यहां आ जाती, भले क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफिकली ना भी लिखी हो। तो आपने इसमें वर्किंग कैपिटल को वापस ऐड करना है और इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। और ये बात आपको हमेशा करनी है इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। और ये जो वर्किंग कैपिटल रिलीज आती है वो इनिशियल वाली आती है, प्लस अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि बीच में भी हमने कभी वर्किंग कैपिटल और ऐड की थी उसे भी जोड़ देना, बट इस क्वेश्चन में ये नहीं है। लेकिन आपको याद होगा हमारा ये जो एसेट था 5 इयर्स के बाद इसकी तो WDV है 491,520, लेकिन ये सेल हुआ है 1 लाख में। तो इसका मतलब हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकर कर रहा है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? जो WDV वैल्यू है माइनस जो स्क्रैप वैल्यू आपको मिली है वो माइनस कर दो। सर हमारी WDV बन रही है 4,91,520 और स्क्रैप वैल्यू हमें मिल रही है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू मतलब जो सेल प्राइस आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब लॉस हुआ 391,520। इस लॉस के ऊपर मुझे टैक्स की सेविंग होगी, वो क्या बन जाएगा? टैक्स सेविंग क्या बन जाएगा? इनफ्लो या आउटफ्लो? सर टैक्स सेविंग को इनफ्लो मानते हैं, तो टैक्स ऑन लॉस ऑफ सेल इज एन इनफ्लो। तो लॉस इनटू टैक्स रेट जो है वो और हमारे टर्मिनल कैश फ्लो में प्लस होगा। तो चलिए, तो इसके साथ साथ मैं इसमें इस क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा टैक्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ था हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ था 391,520, 3,91,520 और रेट ऑफ टैक्स था 30%। 391,520 इंटू 0.3 1,17,456, 1,17,456। बस ध्यान ये रखना कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास टोटल इनफ्लो हो गया 2,17,456। और अभी हमें क्वेश्चन में बस यही निकाल के दिखाना था कि कैसे हम कैश इनफ्लो निकालते हैं, कैसे हम कैश आउटफ्लो निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। हाँ जी सर, ये वाला पार्ट हमें क्लियर हो गया। चलिए, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3.2। 3.2 कह रही है X Limited is planning to purchase a machine for 1,50,000 which is likely to bring following earnings in the next 5 years। इसका मतलब इनिशियल के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ परचेज प्राइस, वो हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दे रहा, वर्किंग कैपिटल नहीं दे रहा, किसी पुराने एसेट की स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रहा। और हम इस बात से नाराज हैं कि क्यों नहीं दे रहे, प्रैक्टिस करवा रहे हो तो दो, देंगे तभी तो हमारे को याद रहेगा। अब बुक वाला क्या करता है, देता नहीं है ऑथर और बच्चा भूल जाता है, फिर जब ये आता है तो कहता है सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो हम रिवाइज कराते रहेंगे, आपको माइंड नहीं करना है ना। ठीक है सर, हम कहाँ माइंड करते हैं, और कर भी लेंगे तो आप कौन सा रुक जाओगे। चलिए, अब हमें दिया हुआ है कि इस मशीन से अगले 5 सालों तक अर्निंग्स आएंगी 50, 55, 60, 62, 65। अब यहां पर भी ना ऑथर ना बहुत अजीब बात करता है।
अर्निंग की बजाय यहां पर लिखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, या लिखो ये सेल है, ताकि बच्चे को क्लियरली पता चले। तो हम तो सजेस्ट करेंगे ऑथर को कि प्लीज नेक्स्ट टाइम यहां पर लिख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लिख दो, जिससे बच्चे को पता चले, उसकी कंफ्यूजन ना रहे। बच्चे को तो कंसेप्ट से ज्यादा इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि क्वेश्चन ठीक से नहीं दिया होता। चलिए अब देखिए, मुझे दिया है फर्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 50,000 का है, फिर 55, फिर 60, फिर 62, फिर 65। तो ये एन्युटी है कि नॉन एन्युटी है, ये बताओ। सर ये नॉन एन्युटी का केस बनेगा तो मुझे ईयर वाइज काम करना पड़ेगा। फिर लिखा है परचेज ऑफ मशीन विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय 15,000। चलो शुक्र है, ऊपर जो बात दी हुई थी उसमें वर्किंग कैपिटल की बात नीचे लिखी है, तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल गई। फिर लिखा है मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस, यानी मेरा डेप्रिशिएशन हर साल सेम होगा, with salvage value of 25,000. The company is subject to tax at the rate of 30%. अब मुझसे पूछ, ये भी नहीं दिया गया कि क्या निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसमें इनिशियल, सब्सिक्वेंट और टर्मिनल निकाल सकता हूं। तो ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन से एज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये तीन चीजें निकालनी है। ये निकालने के लिए एक और चीज मिसिंग है कि सर ये जो मशीन है जो मैंने ली है 150 की, ये एक्चुअल में 5 इयर्स के बाद कितने की सेल होगी, ये मिसिंग है। अब ये मिसिंग होने की वजह से फिर बच्चे को परेशानी हो गई। मैं कहूंगा कि आप एज्यूम कर लो कि ये मशीन एक्चुअली में इतने प्राइस पर सेल हुई। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन फिर इससे सेल वैल्यू पर जो टैक्स इफेक्ट आना था वो जीरो हो गया, वो मैं बच्चे को नहीं सिखा पाया। तो यहां पर एक अच्छी बात ये हो सकती थी, क्वेश्चन कह देता कि मेरी एसेट एक्चुअल में 30,000 की सेल हो गई या 20,000 की सेल हो गई। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले एज इट इज करेंगे, फिर अपनी एजम्पशन को डाल देंगे कि अगर क्वेश्चन में दिया होता कि वो 30,000 की सेल हुई तो क्या इफेक्ट आता, 20 की सेल हुई तो क्या इफेक्ट आता। चलिए जी शुरू करें। आप खुद करना चाहते हो तो वीडियो रोक दो, सॉल्यूशन तो वैसे सामने स्क्रीन के ऊपर है ही, है ना। चलिए आइए जी। तो हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.2। पेज नंबर सेम 49। मेरे पास बीकॉम ऑनर्स का एडिशन है। नाउ सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो के लिए एक तो हमें कॉस्ट ऑफ मशीन चाहिए। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताते रहो क्या क्या चाहिए, भूल जाओ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कंसेप्ट की बात करो कि कंसेप्ट में हमें क्या क्या चाहिए। कॉस्ट ऑफ मशीन चाहिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कितनी और वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, प्लस चलो पहले हम इसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, और फिर अगर आपको ओल्ड एसेट के सेल से गेन हुआ है तो टैक्स ऑन गेन या फिर टैक्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अच्छा,
अब मैं ये नहीं कहता कि आप इसको रटेंगे, लेकिन शुरुआत में तो आपको बताना पड़ेगा कि मोस्टली ये चीजें होती हैं। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर और भी कोई चीज होगी, अगर आपको लगता है कि इनिशियली हमें ये कैश आउटफ्लो देना पड़ रहा है, कैश देना पड़ रहा है, तो इसमें प्लस कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि ये कैश हमें मिल रहा है तो माइनस कर दो। ये कंसेप्ट था इनिशियल कैश आउटफ्लो। और ये इनिशियल कैश आउटफ्लो हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 लिया जाता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी मशीन की कॉस्ट है 1,50,000। कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस है नहीं। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी बाय 15,000। इसका मतलब हमें 15,000 की वर्किंग कैपिटल लगानी होगी। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट है नहीं, उस पर टैक्स इंपैक्ट है नहीं, तो हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया 165,000। मैंने आपसे कहा कि ये तो हमने आपको बता दिए, प्लस अब आपको इतनी मैच्योरिटी अपने अंदर डेवलप करनी है कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस पूरे पैराग्राफ से कि इसमें कोई बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 पे कोई इनफ्लो आउटफ्लो हो तो यहां एडजस्ट कर देना। ठीक है सर। सेकंड थिंग, जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम उसे बोलते हैं सब्सीक्वेंट कैश फ्लोज, जो कि मोस्टली इनफ्लोज होते हैं, हर साल मिलते हैं, एवरी ईयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ये हमें मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं CFAT। CF का मतलब होता है कैश फ्लो, AT का मतलब है आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। यहां पर प्रेजेंटेशन पे पहले हमेशा ये सोचना पड़ेगा नॉन एन्यूटी या एन्यूटी। तो सर यहां पर नॉन एन्यूटी है, क्योंकि हमें अलग अलग ईयर के अलग अलग डाटा दिए हुए हैं। तो नॉन एन्यूटी है, तो नॉन एन्यूटी होगा तो ईयर वाइज 1 2 3 4 5। हमें गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में सीधा सीधा अर्निंग दिया हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि अर्निंग बताती नहीं है, तो हम इसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ले करके चलेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई नोट लेना चाहो तो आप नोट लिख देना, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन आएगा कि हम इसे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मान लें। 50,000, 55,000, 60,000, 62,000 और 65,000। इसमें से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमें निकालना है SLM मेथड पर। साल्वेज वैल्यू 25,000। तो नीचे सबसे नीचे आ जाता हूं, पेज के बिल्कुल लास्ट में। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन पर एनम होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट के अंदर हम लोग वर्किंग कैपिटल को नहीं लेते, तो 1,50,000 माइनस 25,000, लाइफ 5 years, तो दिस कम्स आउट 25,000 पर एनम। नाउ 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। अब इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 25, 30, 35, 37,
40 माइनस टैक्स, टैक्स रेट इज 30%, तो टैक्स रेट 30%, तो 7,500, 9,000, 10,500 और 11,100 और 12,000. Now profit after tax 17,500, 21,000, 24,500, 900, 6 minus 1 5, 25, 928 plus depreciation 25, 25, 25. Now this will become CF80 500, 42, 500, 46, 49, 50, 53. ठीक है सर. अब हम निकालेंगे लास्ट पार्ट. हमारा लास्ट पार्ट होगा टर्मिनल कैश फ्लो. थर्ड पार्ट था टर्मिनल. टर्मिनल कैश फ्लो. नाउ टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर हम लोग लेते हैं सेल प्राइस. क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो हम क्या करें, हमने इस पे एक एजम्पशन ले लिया कि जो स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है वही हमने सेल प्राइस ले लिया. तो स्क्रैप वैल्यू हमने ले ली 25,000 प्लस वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड. जितनी भी वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर आप लगाएंगे, याद रखना है टर्मिनल कैश फ्लो में सारी की सारी वापस ऐड बैक होंगी. प्लस टैक्स ऑन लॉस या फिर माइनस टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ऑब्लिग एसेट. ये होता है सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू. प्रॉफिट या लॉस होगा सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू. अब सेल प्राइस भी हमारी स्क्रैप वैल्यू ली है, ऊपर हमने एज्यूम किया है सेल प्राइस स्क्रैप वैल्यू, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगा है, तो बुक वैल्यू भी हमारी स्क्रैप वैल्यू ही बनती है. तो ये जीरो हो गया. तो जीरो हो गया तो इस पर टैक्स इफेक्ट आया ही नहीं. तो हमारा टर्मिनल कैश फ्लो जो बनेगा वो 40,000 का बनेगा. बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है. अच्छा जी. अच्छा, यहां देखिए, यहां देखिए, ये तो बात आपने समझ ली. अब बच्चे के माइंड में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर पहले हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, पहले हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, फिर आगे चल के हमने डेप्रिसिएशन को प्लस कर लिया. ये देखिए, ये हमने डेप्रिसिएशन को यहां पर प्लस कर लिया. तो सर अगर डेप्रिसिएशन को यहां माइनस किया, यहां प्लस किया, तो जरूरत क्या थी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आंसर इज यस. देखो, अगर मैं यहां पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता और आगे जाके प्लस नहीं करता तो सब कुछ बदल जाता. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 50,000. अब स्टूडेंट कह रहा है कि सर डेप्रिसिएशन को माइनस मत करो. तो माइनस नहीं करूंगा तो यही मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा.
अगर यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा तो मैं इसी पे टैक्स लगाऊंगा 30%, 15,000, और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा 35,000। ठीक है, जबकि मेरा CF80 था 42,500। तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो क्या हुआ, मेरा आंसर गलत हो गया। तो डेप्रिसिएशन ने इसका मतलब बीच में एक रोल प्ले किया है। क्या रोल प्ले किया है? डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी एक टैक्स की एडजस्टमेंट हुई जिसका फर्क पड़ा था, और वो एडजस्टमेंट क्या थी? वो एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन अमाउंट इनटू टैक्स परसेंटेज। इसका मतलब अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट 25,000, टैक्स रेट 30%, कितना हो गया? 7,500। अगर इसमें 7,500 ऐड कर लो तो आपका CF80 आ जाएगा। अब बच्चा कह रहा है कि सर ये आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन घटाया फिर जोड़ा तो इतना क्यों किया, इसकी जरूरत क्या थी? ऐसा करने से मेरे पास डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स इतने अमाउंट की एडजस्टमेंट का फर्क पड़ता है, इसीलिए ये माइनस और प्लस करना जरूरी है। यानी डेप्रिसिएशन अपना रोल क्यों प्ले कर रहा है? क्योंकि टैक्स है। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लो हमें टैक्स लगता ही नहीं है, टैक्स रेट 0 है। अगर टैक्स रेट 0 होगा तो ये भी 0 होगा, और फिर ये 35,000 तो ये भी 35,000। तो ये जो हमने टैक्स का रोल प्ले किया, टैक्स का काम उसी क्वेश्चन में होता है जिस क्वेश्चन में, सॉरी, डेप्रिसिएशन का काम उसी क्वेश्चन में जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जहां पर मेरे पास टैक्स हो। अगर टैक्स ना हो तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं होता। तो आगे चल के कभी कभी मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन माइनस भी नहीं हुआ, प्लस भी नहीं हुआ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उन क्वेश्चन के अंदर टैक्स नहीं होगा। तो हम एक छोटा सा नोट डाल लेते हैं, एक कंसेप्ट समझ लीजिए इसको। कंसेप्ट डेप्रिसिएशन adjustment is relevant only if tax is given in the question। अगर हमें क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं है तो फिर हमारा ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना बेकार है। ठीक है सर, बस क्या होता है कभी कभी ऑथर ना जाने क्यों ऐसा क्वेश्चन लिख देता है कि जिसमें टैक्स ही नहीं होता। फिर बच्चा कहता है कि सर ये क्या कर दिया, ये ऑथर ने क्या कर दिया, वो समझ नहीं पाता। और वो रियल लाइफ में तो ऐसा कभी भी नहीं होता ना कि टैक्स ना हो, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बुक में देना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिया होता है तो मैंने आपको समझा दिया। चलो, इस बात से मैंने आपको एक छोटी सी बात और समझा दी कि अगर आप ये सारी प्रोसेस को नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, फिर उसमें डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स को जमा कर दो। तो जब हमने इतनी बात समझ ली है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि CF80 कैन ऑल्टरनेटिवली बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अगर आपने किसी को तंग करना हो कि पता है CF80 ऐसे नहीं ऐसे भी निकल सकता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटू 1 - T प्लस डेप्रिसिएशन
इनटू टैक्स परसेंटेज। मतलब बच्चा कह रहा है कि सर ये बता क्यों रहे हो? मैंने कहा अरे कहीं पर अगर बुक ने यूज कर दिया तो आप सुन लो, क्या दिक्कत है? मेरे पास और कुछ पढ़ाने का समय तो है नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे ये था 50,000, 1 माइनस 0.3 प्लस 25,000 इंटू 0.3। सॉल्व करके देखो कि सेम आंसर आया कि नहीं आया। ऐसे किसी भी ईयर का निकाल सकते हो। तो 50,000 इंटू 0.7 प्लस 7,500, 42,500, सेम आंसर आ गया। सिमिलरली सेकेंड ईयर में 55,000 रखोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि आपकी बुक में सब्सिक्वेंट कैश फ्लो का सब्सिक्वेंट कैश आउटफ्लो निकालने के और भी तरीके बुक में गिवन हैं। कहां पर गिवन है सर? चलिए, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा कि बुक में ऐसा कहां लिखा है, बट मैंने कहीं ना कहीं रीड किया था, तो मैंने आपको एक और ऑल्टरनेटिव तरीका बता दिया। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, उसकी बात करेंगे। आज हमने शेड्यूल किया था कि शायद समय मिल जाएगा तो मैं आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के बारे में बताऊंगा, लेकिन समय मिला नहीं, इसीलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज।